नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। 30 दिसंबर के बाद भी नकदी की नहीं होगी कमी, वित्त मंत्री का दावा। कहा एक्सिस बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। करेंसी की कमी पर बैंक कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। दो बड़े यूनियनों का 28 दिसंबर को प्रदर्शन। बैंकों को नकदी आपूर्ति में पारदर्शिता बरतने की मांग। नोटबंदी पर चिदंबरम बोले, हताश सरकार के हताश फैसले। अखिलेश यादव का तंज, 15 दिन में बदल जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के टारगेट। चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिला समाधान। तुर्की में रूसी राजदूत हत्या मामले में 6 लोग हिरासत में। जांच के लिए अंकारा पहुंची रूस की टीम। संयुक्त राष्ट्र में उठाएगा मुद्दा। टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत। चेन्नई टेस्ट जीत सीरीज पर किया 4-0 से कब्जा। कप्तान कोहली बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। भाई देखते हैं पहली खबर। तुर्की में रूसी राजदूत की हत्या मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रूस ने तुर्की से इस हमले की साजिश रचने वालों को बेनकाब करने की मांग की है। इस बीच जांच के लिए रूसी टीम अंकारा पहुंच चुकी है। अब इस पूरे मामले को रूस संयुक्त राष्ट्र में भी उठाएगा। रूस सीरिया में चल रहे युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन कर रहा है, जिसे लेकर तुर्की और रूस के बीच तनाव है। इस बीच अंकारा में अमेरिकी दूतावास के बाहर फायरिंग के बाद मिशन को एहतियातन बंद कर दिया गया। तुर्की में रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोफ की हत्या की विश्व समुदाय ने निंदा की है। यह हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब सीरिया में शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तय्यप एर्दोगान ने कहा कि यह हमला दोनों देशों के संबंधों को खराब करने के मकसद से किया गया। Ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye'ye, Türk devletine ve Türk milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि तुर्की और रूस के बीच सामान्य हो रहे संबंधों और सीरिया की शांति प्रक्रिया में रुकावट पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। Провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हत्या की निंदा की है। उन्होंने आईएस और दूसरे आतंकवादियों का खात्मा करने का संकल्प लिया। अमेरिका ने मामले की जांच में मदद की पेशकश की है। I would like to offer my deepest condolences to a Russian delegation following the assassination of their colleague Ambassador Andrei Karlov in Ankara earlier today. I condemn this senseless act of terror for which there can be no justification. The United States condemns the assassination today in Ankara of Russian Ambassador Andrei Karlov. Our thoughts and prayers are, of course, with his loved ones, with the Russian people, and with all the other victims. भारत ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। तुर्की में रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोफ पर राजधानी अंकारा में उस वक्त हमला किया गया जब वो एक कला प्रदर्शनी देखने गए थे। कार्लोफ हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया। हमलावर की पहचान 22 साल के मेवलूत मर्द अदिंटास के रूप में हुई, जो अंकारा के दंगारोधी पुलिस का सदस्य था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत सुरेश के गोयल साहब हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम है, सबसे पहले तो यही सुनना चाहूँगा, कितना आसान या कितना मुश्किल टास्क होता है सिक्योरिटी के लिहाज से किसी भी राजदूत किस तरह के इवेंट में जाना, या फिर आमतौर पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है? देखिए, ज़्यादातर देशों में, मुल्कों में जो राजदूत होते हैं
एक जो अंग्रेजी का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करें, दे आर सिटिंग डक्स, क्योंकि कहीं भी उनके लिए इतनी सिक्योरिटी मुहैया कराना बहुत मुश्किल होता है कि पर्सनली क्लोज सिक्योरिटी हो, कि कोई जो इस तरह से उनको अटैक करना चाहता हो वो पहुंच नहीं पाए। ये बहुत आसान काम होता है। तो इसमें कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कि ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर कोई करने पर आमादा हो तो वो कर जाता है। तो ये जहाँ तक सिक्योरिटी रिस्क की बात है, वो तो अगर कोई ऐसा इंसान था वहाँ पर तो करने में कोई उसको मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। तो जो है ठीक है, अब लेकिन बड़ी दुखद बात है। हाँ, लेकिन हमले के मायने क्या है तुर्की में, क्योंकि रिश्ते सामान होते जा रहे थे, बातचीत का सिलसिला बढ़ रहा था, थोड़े से पहले से बेहतर संबंध बढ़ते दिख रहे थे। ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है। ये मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा जो मेरे जहन में आ रही हैं। एक तो ये है कि ये जो है, जो जिसने गोली मारी, वो कहा जाता है कि पुलिस का आदमी था। वो उस दिन छुट्टी पर था, लेकिन तो छुट्टी पर तो पुलिस के होने के बावजूद हो सकता है उसके मन में कोई ना कोई आक्रोश हो कि ये रशिया ने ऐसा काम एलेप्पो में क्यों किया, उसका वो बदला लेना चाहता हो। लेकिन टर्की जैसे कंट्री में या किसी भी कंट्री में उम्मीद यही की जाती है कि जो पुलिस में काम कर रहा है, सिक्योरिटी में काम कर रहा है, उसमें इतना डिसिप्लिन हुआ कि वो अपनी जो प्राइवेट फीलिंग्स हैं, मन की भावनाओं को इस तरीके से वो बाहर नहीं निकालेगा। जो रिटायर हो जाए या अलग हो जाए, उनकी बात अलग होती है। दूसरी चीज़ ये है कि उसने गोली चलाई, कोशिश ये होती है कि उसको जिंदा पकड़ा जाए, और उसको वैसे ही बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो अब ये सच जाना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया है कि वो किसके बिहाफ पर काम कर रहा था। जो रिपोर्ट आ रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है वो गुलन के बिहाफ पर काम कर रहे हो, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन पॉलिटिकल तौर पर मैं ये कहूँगा कि जो नतीजे आएंगे जांच के, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर मैं यही कहूँगा कि जो अभी तक देखने में आ रहा है, दोनों ही टर्की और रशिया इस मामले को काफ़ी समझदारी से वो थोड़ा ज़रा इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो उनके रिश्तों पर ऐसा कोई असर ना पड़े। और आमतौर पर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब ऐसे हमले होते हैं तो जो हमलावर होता है उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ पर देखा गया, जो खबरें आई कि तुरंत से शूट कर दिया गया। जी, क्या इसके पीछे भी, क्योंकि कई मैं अलग अलग साइट्स देख रहा था, जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, उसमें कई तरह की आशंकाएं जाहिर की गई हैं। जी, मैं वो आशंकाएं हैं, लेकिन मैं जब तक सामने तथ्य नहीं आते हैं, मैं कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा इस मामले में। देखिए, अब ये जांच चल रही है, पता चलेगा कि क्या क्या वजह रही है इसकी। रशियन टीम भी पहुंच गई है वहाँ पर अंकारा, तो वो भी मालूम करेंगे। क्या जिस तरीके के रिश्ते समान होने की दिशा में कुछ उम्मीद दिख रही थी, किस तरीके से ये घटना, कुछ लोग कहते हैं कि एक ये ब्रेक का काम करेगी रिश्तों को लेकर, हालांकि अभी तक दोनों ही देशों की ओर से जिस तरीके के रिएक्शंस शायद लग रहा था, वो उससे अलग थोड़े से, मैं कहूँ कि नॉर्मलसी की ओर दिखते हैं। मेरे को जो दोनों तरफ से स्टेटमेंट आई हैं, जो उन्होंने कहा है कि उसके बाद में जो रशियन, टर्किश और ईरान की मीटिंग हो रही है, वो उसको भी चेंज नहीं किया गया, तो मुझको लगता है कि दोनों ही तरफ से इसको ज़्यादा बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। कोशिश ये की जा रही है कि इससे रिश्तों पर कोई गलत असर ना पड़े। और मुझको जिस मोड़ पर अभी सीरिया में लड़ाई पहुंची है ये, तो मुझको लगता है यही है कि शायद रशिया भी इस मामले को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। और एक जो बात आ रही है कि यूएन में इस पूरे मसले को उठाया जाएगा, उसका यूएन का तो मेरे ख्याल है वो जो एक आतंकवाद के तौर पर इसको रुख दिया जाएगा, बजाय कि टर्की के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, कुछ किया जाए, उसकी मेरे को उम्मीद बहुत कम है। और इसका असर सीरिया पर जो हमले हो रहे हैं, जब वहाँ पर लड़ाई चल रही है, उस पर कुछ देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रूस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ऐसे मसलों को लेकर होता है। वो मेरे ख्याल है जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। एलेप्पो में इवैक्यूएशन शुरू हो गए थे, बल्कि मुझको लगता है कि इसको होने के बाद में जो वहाँ से जो रिबेल्स थे, जिनको निकलने का रास्ता जो निकल रहे थे वहाँ से, ये शायद वो अब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी ये है कि टर्की इस टाइम पर उनका साथ नहीं दे पाएगा, तो एक तरह से वो आइसोलेटेड हो गए हैं। एक आखिरी सवाल सर, जब किसी एक मसले को लेकर दो देशों के बीच में काफ़ी कड़वाहट होती है, रिश्ते कई बार नरम और गर्म होते रहे हैं, इस घटना के बाद किस तरह की आपको लगता है कि ज़रूरी कदम और उठाए जाने की ज़रूरत होती है, कम से कम अगर इन हमलों को हम नज़रअंदाज न करें तो? जब ये जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद में सामने क्या तथ्य आते हैं, उसका कहना बहुत मुश्किल है। काफ़ी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्चुअली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था। लेकिन अभी जो है
अभी के हालात को देखते हुए मुझको लगता है कि दोनों ही मुल्क, दोनों ही देश, यूएस भी साथ देगा इस मामले में कि वो दोनों देश अपने रिश्तों को बिगड़ने ना दें, क्योंकि इस टाइम पर रिश्ते बिगड़ना दोनों के हित में नहीं होगा। दोनों के हित में नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। नमस्कार। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और उससे 30 दिसंबर के बाद भी काम चलेगा। लेकिन एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक नकदी की दिक्कत फरवरी तक चल सकती है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि पुराने नोट अब एक ही बार में बैंक में जमा कराने होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के बाद अपर्याप्त तैयारियों के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक इस कदम के लिए पूरी तरह से तैयार था। वित्त मंत्री के मुताबिक आरबीआई हर दिन बैंकों को पर्याप्त नकदी भेज रहा है और 30 दिसंबर के बाद भी नकदी की कमी नहीं होगी। उन्होंने 5,000 रुपए से अधिक के पुराने नोट एक बार ही बैंक में जमा कराने वाले नियम का भी बचाव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पुराने नोट से सभी लेन देन बंद हो गए हैं, इसलिए एक बार में ही सारी नोट जमा कराना सही है। That up to 30th everybody can deposit his old currency. Now there is no scope further for earning old currency because all exemptions have been phased out. हालांकि एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी तक नकदी की किल्लत बनी रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के आखिर तक बंद हुए पुराने नोटों का आधा हिस्सा ही बाजार में आएगा। वित्त मंत्री ने गलत तरीके से पुराने नोट बदलने वाले बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। जिस बैंक का बार बार नाम आया एक्सिस बैंक, उसकी चेयरपर्सन ने पूरी डिटेल दिए हैं कि बैंक ने भी अपने ऑफिसर्स को कईयों को आइडेंटिफाई किया है जिनको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी और ट्रांजिएंट पीरियड में उनको सस्पेंड भी कर दिया है। वित्त मंत्री ने 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए राहत का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल और बैंक के जरिए भुगतान लेने वाले ऐसे व्यापारियों की अनुमानित आय 8% की जगह 6% ही मानी जाएगी। अगर आप डिजिटल मोड के तरफ ट्रांजैक्शन करोगे तो इस साल आपको टैक्स उसी हिसाब से कम देना पड़ेगा। कई ट्रेडर्स को लगभग इसका टैक्स एडवांटेज 30% से ऊपर जाकर टैक्स एडवांटेज पड़ता है। इससे पहले वित्त मंत्री ने बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बजट पूर्व बैठक भी की। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर एनडीए के घटक दलों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिवसेना के बाद टीडीपी ने भी आधी अधूरी तैयारियों पर सवाल खड़े किए। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 40 दिन बाद भी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के वादों में अब किसी को भरोसा नहीं रहा। तो वहीं बैंक की यूनियन ने भी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। नोटबंदी का समर्थन करने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का रुख बदल गया है। विजयवाड़ा में उन्होंने पार्टी सांसदों और विधायकों की बैठक में कहा कि नोटबंदी हमारी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन ये हुआ। 40 दिन से अधिक बीत जाने के बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं और इनका समाधान नहीं मिला है। मैं हर दिन 2 घंटे समाधान तलाशता हूं, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाया हूं। चंद्रबाबू नायडू नोटबंदी की दिक्कतों का समाधान खोजने के लिए बनी केंद्र समिति के प्रमुख भी हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के बाद बार बार नियमों के बदलाव पर तंज कसा। देश की अर्थव्यवस्था को पीछे किया है, गरीब किसान उसके सामने संकट पैदा किया है। दुनिया में जितने मुल्कों ने इस तरह का फैसला लिया उनकी अर्थव्यवस्था पीछे गई। हम तो आगे बढ़ने वाले लोग थे, कहां हमें पीछे धकेल दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी हर दिन नियम बदलने पर सवाल उठाया।
उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि ये हताश सरकार के हताश फैसले हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने डिपॉजिट के लिए नए नियम बनाए और वित्त मंत्री ने इसका खंडन किया। नागरिक किस पर विश्वास करें, दोनों की साख नहीं बची है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 30 दिसंबर तक आप अपना पैसा बदल सकते हो। सरकार ने कल कहा कि नहीं, आप 30 दिसंबर तक नहीं बदल सकते हो। तो नरेंद्र मोदी जी के जो शब्द हैं उनमें कोई वजन नहीं बचा है, वो खोखले हैं। इस बीच बिहार में जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने कई जगहों पर ट्रेनें रोकी और नोटबंदी का विरोध किया। पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने बेनामी संपत्ति गरीबों में बांटने की मांग की। बेनामी संपत्ति की जांच करके उस बेनामी संपत्ति को आप लाएं और गरीबों में बांटो। बैंक यूनियनों ने भी नोटबंदी से बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन 28 दिसंबर को प्रदर्शन करेंगे। दोनों संगठनों ने सभी बैंक शाखाओं और एटीएम में नकदी की पर्याप्त आपूर्ति करने को कहा और ऐसा नहीं होने तक बैंकों से नकदी देने का काम बंद करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बाद अब तक आयकर विभाग ने 3,185 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है, जिसमें 428 करोड़ नकदी के अलावा आभूषण बरामद किए गए। वहीं अलग अलग छापेमारी में 86 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए गए, जबकि विभाग की ओर से 3,000 नोटिस जारी किए गए। आरबीआई 500 का नोट छापने के लिए 3.09 और 2,000 का नोट छापने के लिए 3.54 रुपये दे रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ने एक आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दी है। ये रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है। नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हुई ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। इससे पहले 28 नवंबर को नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थामा था। सिद्धू की पत्नी के साथ पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगत सिंह भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में बीजेपी अकाली गठबंधन को भारी जीत मिली है। 26 वार्ड में से 21 सीटों पर इस गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत मिली। इनमें बीजेपी के खाते में 20, जबकि शिरोमणि अकाली दल के पास 1 सीट गई। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 4 सीटें ही आई। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। इस जीत को नोटबंदी से जोड़ते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जनता हर जगह इस फैसले का स्वागत कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चंडीगढ़ के स्थानीय चुनाव के नतीजे को नोटबंदी का समर्थन से जोड़ना गलत है। 18 दिसंबर को चंडीगढ़ के 26 वार्डों के पार्षदों के चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। विपक्ष डिमोनेटाइजेशन के फैसले को उसका राजनीतिकरण करना चाहता है, इस पर राजनीति करना चाहता है। मैं मानता हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ये 5 चुनाव ने विपक्ष को देश की जनता का मूड क्या है और राजनीति की दिशा क्या है वो अच्छे से समझाया है। लोकल लेवल के इलेक्शन हैं और चंडीगढ़ के अंदर जिस तरह का भी माहौल था उसमें हमें पहले से अंदाजा था कि यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका नोटबंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत ही लोकल लेवल के इलेक्शन थे। वित्त मंत्री ने कहा है कि रेल यात्रियों को अपनी सेवाओं के लिए पूरा भुगतान करना चाहिए। उन्होंने रेलवे में लोक लुभावन वादों की जगह बड़े सुधारों की तरफ संकेत दिया है। वित्त मंत्री का बयान ऐसे वक्त आया है जब रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है। अगले साल आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश करने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे में बड़े बदलावों की तरफ संकेत किया है। रेलवे में अकाउंटिंग रिफॉर्म पर एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों को अपनी सेवाओं का पूरा भुगतान करना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि लोक लुभावन वादों की जगह रेलवे को आधुनिक बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। Populism requires that I require consumers not to pay for the services that they receive. And therefore any establishment will start crumbling under its own weight and its own contradictions. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी कहा कि अकाउंटिंग रिफॉर्म के साथ जवाबदेही से रेलवे का काम और अच्छा होगा। We are not been maintaining accounts to display something what was the desired outcome of that particular expenditure
and whether we have been able to reach to that destination or not. फिलहाल रेलवे को यात्री किराए की मद में खासा घाटा हो रहा है। अगर रेलवे किसी यात्रा पर 100 रुपए खर्च करता है तो महज 57 रुपए ही वसूल पाता है, यानी उसे 43 रुपए का घाटा होता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत किर्गिस्तान के बीच आज 6 समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के बीच आतंकवाद, आपसी व्यापार बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश करार करने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति अल्माज़बेक अतामबाएव के बीच हुई शिखर वार्ता में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान रक्षा और आपसी व्यापार को और बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। दोनों नेताओं की मौजूदगी में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, कृषि, खाद्य सुरक्षा और विकास, सूचना तकनीक और संस्कृति क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना शामिल है। We will work to strengthen bilateral trade and economic linkages and facilitate greater people-to-people exchanges. We will encourage industry and business on both sides to play a leading role in exploiting opportunities. С которым вы встречаете нашу делегацию и меня. И я надеюсь, что то, что сегодня связывает две страны, здесь уже уважаемый दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में सहयोगात्मक संबंधों की भी समीक्षा की। दोनों देशों के बीच अगले साल किर्गिस्तान में संयुक्त सैन्य अभ्यास और द्विपक्षीय निवेश को लेकर भी सहमति बनी। साथ ही चाबहार बंदरगाह के रास्ते व्यापार पर भी जोर दिया। इससे पहले राष्ट्रपति अतामबाएव का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति अल्माज़बेक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी गए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चीन की पश्चिमी सीमा पर स्थित किर्गिस्तान भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है और किर्गिस्तान के लोग भी अपनी विकास जरूरतों के लिए सिर्फ चीन पर आश्रित नहीं रहना चाहते। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। मणिपुर में हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। पश्चिम इम्फाल और पूर्वी इम्फाल जिले में आज कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी गई। रविवार को तनाव और हिंसा के बाद इम्फाल में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया था। इस बीच मुख्यमंत्री ओकराम योबी ने कैबिनेट बैठक कर हालात का जायजा लिया। बैठक में 1 नवंबर से 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर जारी आर्थिक नाकेबंदी को खत्म किए जाने पर चर्चा हुई। साथ ही राज्य सरकार ने पिछले दिनों हुई हिंसा में शहीद 3 पुलिसकर्मियों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। दरअसल यूनाइटेड नागा काउंसिल ने 1 नवंबर से 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनिश्चितकाल के लिए आर्थिक नाकेबंदी की हुई है, जिसके चलते लोगों को जरूरी सामान की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। चेन्नई टेस्ट मैच जीतकर भारत ने सीरीज पर 4-0 से कब्जा कर लिया। ये इंग्लैंड पर भारत की सबसे बड़ी सीरीज जीत है। चेन्नई टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 1 पारी और 75 रन से हरा दिया है। टीम इंडिया पिछले 18 मैचों से अपराजित है। चेन्नई टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने इंग्लैंड को 4-0 से हरा दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की यह सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज जीत है। 7 for 48. India win. चेन्नई टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 207 रनों पर सिमट गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान रविंद्र जडेजा की फिरकी का रहा। जडेजा ने इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। पहली पारी में भी जडेजा को 3 विकेट मिले थे। ये पहला मौका है जब जडेजा को किसी टेस्ट में 10 विकेट मिले हों। I feel it was a complete series for us, and everyone contributed at different times, and especially the lower order contribution is something that stands out for me, in this particular series. तीसरी शतक लगाने वाले करुण नायर को प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि कप्तान विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
कोहली ने इस सीरीज में बेहतरीन कप्तानी के साथ 655 रन भी बनाए। सीरीज जीतने में ऑफ स्पिनर अश्विन की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। अश्विन ने 5 मैचों में 28 विकेट लिए। इस साल भारत की ये 9वीं टेस्ट जीत है। इसके साथ ही भारत 18 मैचों से कोई मैच नहीं हारा है। यह करीब 30 साल बाद मुमकिन हुआ है। इससे पहले 1986-87 में भारत 17 मैचों में अजेय रहा था। भारत को इंग्लैंड के साथ 15 जनवरी से 3 वनडे और 3 2020 मैच भी खेलने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।